हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। देखिए, बात साफ है, अगर आपको मणिरत्नम के इस सिनेमा का लुत्फ उठाना है तो आपको बाहुबली को बार बार याद करना बंद करना होगा। जिस तरह आम खाने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही पीरियड फिल्में बनाने के भी कई मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और अगर आप दो अलग अलग तरीकों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपको PS1 नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म फैंटेसी की चकाचौंध से खुद को दूर रखकर सिनेमा के शुद्ध रूप का इस्तेमाल कर जादू रचने का प्रयास करती है। ये राजामौली के सिनेमा की तरह एपिक पीरियड फिल्म नहीं है, बल्कि रियलिज्म की जमीनी सच्चाई पकड़ने वाली पीरियड फिल्म है, जिसमें कहानी को कहने का अंदाज अतिशयोक्ति वाला कतई नहीं है। मणिरत्नम साहब को सिनेमा नाम की क्राफ्ट का मास्टर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वे क्राउड प्लीजिंग मोमेंट्स क्रिएट करने का आसान रास्ता नहीं चुनते, बल्कि दर्शकों को चुनौती देते हैं एक मुश्किल मगर सुंदर यात्रा में सहयात्री बनने की। उनकी PS1 वैसे तो हम नॉर्थ इंडियंस के लिए एक अजनबी संसार है, इसलिए अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो चोल साम्राज्य के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पढ़कर ही थिएटर जाइएगा। कल्कि कृष्णमूर्ति के जिन नॉवेल्स पर यह फिल्म आधारित है उनके बारे में भी विकिपीडिया पर जरूर पढ़ें, क्योंकि तभी आपको 9वीं और 10वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य के किरदारों का अंदाजा बेहतर लगेगा। वैसे तो इस तमिल फिल्म की हिंदी डबिंग काफी अच्छी है और दिव्य प्रकाश दुबे के लिखे संवादों में भी शुद्ध हिंदी का अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी ये फिल्म मुख्यतः तमिल दर्शकों के लिए ही बनाई गई है, जिनका की पोनियन सेल्वन नाम के नॉवेल से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ाव रहा है। इसलिए बहुत कुछ हम नॉर्थ इंडियंस को पहले से पढ़कर समझना होगा, और यही वजह है भी कि हिंदी पट्टी के कई दर्शकों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वे ढेर सारे किरदारों से खुद को परिचित नहीं करवा पा रहे, फिल्म से जुड़ नहीं पा रहे। फिर ये भी सच है कि जिस तरह की वृहद कहानी पोनियन सेल्वन 2 हिस्सों में कहना चाह रही है, वो आज वेब सीरीज फॉर्मेट में ज्यादा पसंद की जाती है, जिसमें दर्शकों को ढेर ढेर किरदारों के बारे में जानने समझने का लंबा मौका मिलता है और कहानी को परवान चढ़ने का भी बहुत सारा मौका मिलता है। पोनियन सेल्वन को 2 भागों में बांटने से एक ये भी संकट खड़ा हुआ है कि अब हम लोग एक अधूरी फिल्म को कैसे रिव्यू करें, क्योंकि अभी हमने कहानी ही आधी देखी है, और ये वैसा ही है जैसे इंटरवल तक की फिल्म देखकर पूरी फिल्म पर फैसला सुना देना, उसका रिव्यू कर देना। इसलिए कम से कम मैं तो इस आधी फिल्म को रेटिंग नहीं दूंगा, बल्कि इंतजार करूंगा दूसरे पार्ट का, जो 2023 में आएगा, और तभी 2 भागों वाली इस एक फिल्म पर अपनी संपूर्ण राय बनाऊंगा। बहरहाल इस अधूरी फिल्म और अधूरी ही कहानी की कमियों और खासियतों पर बात तो करनी ही होगी। सबसे बड़ी कमी यही है कि बेहद लंबी फिल्म आपको पूरी तरह बांध कर नहीं रख पाती, खासकर सेकंड हाफ में जब पोनियन सेल्वन वाला सबप्लॉट विस्तार से दिखाने लगती है, तब खासी साधारण हो जाती है। इसकी एंडिंग भी ऐसी कोई धांसू क्लिफ हैंगर एंडिंग नहीं है कि दूसरे पार्ट के इंतजार में जनता बावली ही हो जाए, जैसे एक जमाने में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा नाम के सवाल से बावली हो गई थी। 2.25 घंटे की इस बेहद लंबी फिल्म में एनफ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है जो आखिर तक हमें चौंकाते रहें, और शायद सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट ऐसा है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल वाला शॉकिंग है, लेकिन वो भी दूसरे पार्ट में खुलेगा। बाकी ज्यादातर फाइट सीक्वेंसेस भी काफी रश्ड हैं, यानी कि उतनी डिटेलिंग नहीं रखते कि उन्हें देखते वक्त धांसू रोमांच पैदा हो। आजकल इतनी पीरियड फिल्में बन रही हैं कि अच्छे ड्रामा के साथ साथ अच्छे वॉर सीक्वेंसेस भी निर्देशक की क्रिएटिविटी का इम्तिहान माने जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वाले इम्तिहान में मणिरत्नम साहब ग्रेस मार्क्स ही ला पाते हैं। खासियतों की बात करें तो AR रहमान के गाने इस बार भले ही हमारी जुबान पर नहीं चढ़े, लेकिन उनका बैकग्राउंड स्कोर इतना खूबसूरत, डिटेल्ड और हिंदुस्तानी साजों से सजा हुआ है कि सीन्स तो एलिवेट करता ही है, हमें अलग से बैठकर उसे सुनना भी चाहिए। फिल्म विजुअली भी बेहद खूबसूरत है और प्रोडक्शन डिजाइन से लेकर कॉस्ट्यूम तक आला दर्जे के हैं। रवि वर्मन की सिनेमेटोग्राफी बेहद खूबसूरत है, और जिस तरह उनका कैमरा घूमता है, पैन करता है, वो बाकमाल है। वहीं जिस अलग अनूठे अंदाज में मणिरत्नम आज भी सीन्स को स्टेज करते हैं, वो उनके जीनियस होने की ही निशानी है। विक्रम जब अपने किरदार की बैक स्टोरी सुनाते हैं तो उनके साथ साथ कैमरा भी बहुत झूमता है, हिलता डुलता है, और ऐसा करके मणिरत्नम साहब किरदार की ही विचलित मनोस्थिति एक्टिंग के साथ साथ कैमरे से भी व्यक्त करवा देते हैं। त्रिशा और कार्तिका
नाव पर मिलने वाला सीन भी बेहद खूबसूरती से ही स्टेज किया गया है। और फिर चाहे त्रिशा शोभिता हो, करती विक्रम हो, ऐश्वर्या करती हो या त्रिशा ऐश्वर्या हो, ज्यादातर मुख्य किरदारों के बीच के सीन बड़े पावरफुल और दिलचस्प अंदाज में पेश किए जाते हैं। ऐश्वर्या राय जिस तरह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर बाकी किरदारों को सिड्यूस करती हैं, उसे जिस एलिगेंस के साथ मणिरत्नम पेश करते हैं, वो देखकर बाकी फिल्म मेकर्स के लिए सीखने लायक चीज है। और भी तमाम तरह की खासियतें इस फिल्म में हैं, जो इस छोटे से वीडियो में नहीं समा सकेंगी। इसलिए अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं, शुद्ध सिनेमा के जादू में यकीन रखते हैं या फिर सिनेमा के ही विद्यार्थी हैं, तो सोशल मीडिया की हेट पर ध्यान मत दीजिए और इस फिल्म को एक मौका जरूर दीजिए। मेरी तरह आप भी PS पार्ट 2 का इंतजार करने लगेंगे। बाकी त्रिशा, विक्रम और खासकर कार्ति और ऐश्वर्या राय ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।